नमस्कार, आप सभी का आस्था महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम बीएससी तृतीय वर्ष की केमिस्ट्री क्लासेज में आज चर्चा करेंगे जो आपके पहले यूनिट हैं HSAB कॉन्सेप्ट, HSAB सिद्धांत के अनुप्रयोग। हम पिछली क्लासों में इसके द्वारा पियर्सन के द्वारा दी गई थ्योरीज के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर हमने अम्लों और क्षारों का वर्गीकरण पढ़ा पिछली क्लासों में। इसमें अम्ल आपके मृदु अम्ल व कठोर अम्ल होते हैं और क्षार भी मृदु क्षार व कठोर क्षार होते हैं, और इन दोनों के मध्य का व्यवहार दर्शाने वाले जो हैं आपके उभय धर्मी प्रवृत्ति के अम्ल व क्षार होते हैं। तो उनसे आगे बढ़कर आज का जो अपना टॉपिक है, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे HSAB सिद्धांत के अनुप्रयोग। बीएससी तृतीय वर्ष के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछा जाता है। HSAB सिद्धांत के अनुप्रयोगों पर विस्तृत चर्चा कीजिए, विस्तृत लेख लिखिए, और ये क्वेश्चन आपका 5 से 10 नंबर का जो है आता है। यहाँ हम बात करते हैं जो मुख्य प्रिंसिपल हैं, इसके प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस हैं, वो हैं यौगिकों या संकुलों के स्थायित्व की व्याख्या हम HSAB अवधारणा के आधार पर कर सकते हैं। दूसरा जो अनुप्रयोग है वो है प्रकृति में खनिजों की प्राप्ति या धातुओं के खनिजों की प्राप्ति के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है आपका उभय दंतुक लिगेंड में बंधन की स्थिति या उसका स्थायित्व हम HSAB कॉन्सेप्ट के जरिए जान सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है आपका हैलो अम्लों के स्थायित्व की व्याख्या। हैलो अम्ल क्या होते हैं आपके HX, जो हैलो एसिड्स हैं उसमें कौन से एसिड आपके अधिक स्थायी होंगे, कौन से कम स्थायी होंगे, इसके बारे में हम हैलो अम्लों के स्थायित्व की व्याख्या वाले टॉपिक में करेंगे। पांचवा जो इसका एप्लीकेशन है वो है उत्प्रेरक सतह का विषाक्तन, पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट, और छठा जो एप्लीकेशन है वो है अभिक्रिया की दिशा का निर्धारण। अभिक्रिया की दिशा के निर्धारण से तात्पर्य है कि आपकी अभिक्रिया फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में होगी तो क्यों होगी, इस पर चर्चा हम इस टॉपिक में करेंगे, इस एप्लीकेशन में करेंगे। सातवां जो एप्लीकेशन है इसका महत्वपूर्ण वो है लवणों की विलीयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट्स, कि जो साल्ट अपने होते हैं वो सॉल्युबल होंगे तो कितने सॉल्युबल हैं किस सॉल्वेंट में, और नहीं है तो क्यों नहीं है। सहजीविता और जल अपघटन, ये मुख्य जो है आपके एप्लीकेशंस हैं HSAB कॉन्सेप्ट के। अब यहाँ हम बात करते हैं 1 बाय 1 करके इन एप्लीकेशंस की। तो जो पहला एप्लीकेशन आपका है वो है यौगिकों या संकुलों के स्थायित्व की व्याख्या। तो जो है आपका पहला यौगिकों या संकुलों के स्थायित्व की व्याख्या, इसमें देखो हम जानते हैं पियर्सन के अनुसार, जो पियर्सन की थ्योरी है इसमें हमें पियर्सन ने जो समझाया वो है कि कठोर कठोर अंतःक्रिया से बनने वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं, और मृदु मृदु क्रिया से या अंतःक्रिया से बनने वाले कॉम्प्लेक्स भी अधिक स्थायी होते हैं। ठीक इसके विपरीत इन्होंने बताया कि कठोर मृदु व मृदु कठोर अंतःक्रिया से बनने वाले संकुल तुलनात्मक तरीके से कम स्थायी या लेस स्टेबल होते हैं। जैसा कि देखो कठोर मृदु व मृदु कठोर अंतःक्रिया से निर्मित संकुल अस्थायी होते हैं। यहाँ हम बात करते हैं उदाहरण लेकर, एग्जाम्पल नंबर 1 AgI2 सिल्वर आयोडाइड जो है आपका स्थायी संकुल है, जबकि AgF2 सिल्वर फ्लोराइड अस्थायी है। इसकी व्याख्या HSAB कॉन्सेप्ट के आधार पर आसानी से की जा सकती है। देखो कैसे,
यहाँ पर Ag जो है Ag+, ये किस नेचर का है? ये सॉफ्ट नेचर का है, मतलब मृदु प्रकृति का है। और यहाँ पर आयोडीन माइनस जो भी सॉफ्ट नेचर का है। तो जब यहाँ मृदु मृदु अंतःक्रिया होगी तो आपका सिल्वर आयोडाइड Ag(I2) जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो स्टेबल होगा। ये कौन सी अभिक्रिया के द्वारा बना? मृदु अंतःक्रिया द्वारा ये कॉम्प्लेक्स आपका बनता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत हम देखें, यहाँ पर सिल्वर जो है आपका सॉफ्ट कैटेगरी का एसिड है और फ्लोरीन आपका ये हार्ड कैटेगरी का जो है बेस है। जब यहाँ पर मृदु और कठोर के बीच में जो अंतःक्रिया हो रही है तो बनने वाला जो प्रोडक्ट आपका कॉम्प्लेक्स है AgF2 वो अनस्टेबल या लेस स्टेबल होगा। इसके बाद जो सेकंड आपका एप्लीकेशन है वो है प्रकृति में खनिजों की प्राप्ति। खनिज बोले तो आयस या कोई भी अपन को जो धातु है, कोई भी प्रोडक्ट जो अपने को चाहिए उसकी प्राप्ति हमें कहीं ना कहीं से खनिजों के माध्यम से होती है। और खनिजों की प्राप्ति किस प्रकार हो, तो यहाँ भी HSA भी अपने लिए बहुत ही मददगार है। यहाँ कठोर अम्लों के रूप में व्यवहार करने वाली स्पीसीज जैसे आपका सोडियम है, पोटेशियम, बेरियम +2, मैग्नीशियम +2, Ag+2, कैल्शियम +2, एल्यूमिनियम +3, ये इत्यादि ऐसी स्पीसीज है जो हार्ड एसिड के रूप में व्यवहार करती है या कठोर अम्ल के रूप में व्यवहार करती है। ये प्रकृति में सदैव कठोर क्षारों, कठोर बेस जैसे ऑक्साइड और कार्बोनेट, जितने भी आपके ऑक्साइड्स हैं और कार्बोनेट हैं ये उनके स्थायी खनिजों के रूप में हमें प्राप्त होती है। जैसे देखो हम बात करते हैं, यहाँ पर हम कैल्शियम जो प्राप्त करेंगे तो कैल्शियम आपको फ्री अवस्था में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको किसकी अवस्था में? इसके ऑक्साइड या कार्बोनेट। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, अगर आपको एल्यूमिनियम की आवश्यकता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में मिलेगा, सोडियम की आवश्यकता है तो सोडियम ऑक्साइड के रूप में मिलेगा, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये इनके ऑक्साइडों और कार्बोनेटों के रूप में मिलेगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट अपना पॉइंट है, इसी प्रकार मृदु अम्लों के रूप में व्यवहार करने वाली जो आपकी धातुएं हैं, जो सॉफ्ट एसिड से क्या है आपके सॉफ्ट एसिड, ये सारे सॉफ्ट एसिड है आपके जैसे कॉपर प्लस, Ag प्लस, Au प्लस, Hg2 प्लस, प्लेटिनम +2 और पैलेडियम +2, ये सारे के सारे आपके मृदु अम्ल हैं। ये प्रकृति में हमेशा मृदु क्षारों के साथ पाए जाते हैं, जैसे F2-, Cn-, HCN-, आयोडीन- आदि के साथ निर्मित स्थायी खनिजों के रूप में प्रकृति में ये वितरित होते हैं। अब यहाँ बात करें हमने जो है मृदु अम्लों की और कठोर अम्लों की बात कर लिए, किनके साथ पाए जाएंगे या हम कह सकते हैं कि ये किस रूप में पाए जाएंगे। लेकिन अभी अपने वर्गीकरण में एक जो पार्ट है वो है सीमावर्ती अम्ल। ये कहाँ पाए जाएंगे, किसके साथ पाए जाएंगे? तो देखो, जबकि सीमावर्ती अम्लों के रूप में व्यवहार करने वाली धातुएं जैसे Fe+2, CO+2, निकल +2, कॉपर +2 और जिंक +2 आदि प्रकृति में दोनों प्रकार के खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं तो HSAB कॉन्सेप्ट के जो अगला एप्लीकेशन है आपका वो है उभयदंतुक लिगेंड में बंधन की स्थिति अथवा स्थायित्व। देखो यहाँ बात करते हैं हम जो है एग्जाम्पल लेकर यहाँ बात करते हैं HCN की। HCN आपका उभयदंतुक लिगेंड है और उभयदंतुक लिगेंड से तात्पर्य है कि ऐसे लिगेंड जिनमें दो डोनेटिंग साइट हो और एक समय में सिर्फ एक साइड से ही बंध बनाया जा सके। यहाँ पर अपने पास जो है थायोसाइनाइड है, HCN है, यहाँ पर सल्फर भी आपका जो है डोनेटिंग साइट हो सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेटिंग साइट हो सकता है। अब यहाँ पर किस समय में कौन सी साइट अटैक करें, किस समय में कौन सी साइट अटैक करे या बंद बनाएं,
तो इसे भी हम HSAB कॉन्सेप्ट के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि सल्फर और नाइट्रोजन दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर है। हम जानते हैं कि जिसकी विद्युत ऋणता सर्वाधिक होगी या अधिक होगी वो उतना ही कठोर स्पीशीज के रूप में व्यवहार करेगा, और जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी वो उतनी ही मृदु स्पीशीज के रूप में व्यवहार करेगा। तो यहाँ हम जानते हैं नाइट्रोजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और यहाँ पर जो आपका है सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पर अपने पास दो डोनेटिंग साइड्स हैं। अब यहाँ पर देखो आप उदाहरण लेके हम बात करते हैं CONH3 और NCS, और इसमें अगला जो एग्जाम्पल है प्लेटिनम NH3 HCN। तो यहाँ पर देखिए आपको जो चीज़ देखने को मिली, यहाँ पर इस लिगेंड में नाइट्रोजन जो है अटैकिंग साइड है और यहाँ पर सल्फर अटैकिंग साइड है। वाई? इसका मेन जो रीजन है वो है जो आपका प्लेटिनम है। प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हो, और निकालने के पश्चात जो इसका नेचर होगा वो सॉफ्ट नेचर होगा, मृदु अम्ल के रूप में व्यवहार करेगा। और यहाँ पर इसकी नेचर सल्फर की भी मृदु नेचर है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर अपना जो है कोबाल्ट हार्ड एसिड के रूप में कार्य करेगा, और हार्ड एसिड से हमेशा हार्ड जो व्यवहार करने वाला एटम जुड़ेगा। तो यहाँ पर अटैकिंग साइड आपकी नाइट्रोजन होगी, तो हार्ड मिलकर जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा ओवरऑल, ये कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। और यहाँ सॉफ्ट अंतःक्रिया के द्वारा भी जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये आपका जो है स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इससे आगे हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल लेकर। आपका यह है रोडियम NH3 यहाँ पर NCS+2, और इसी के साथ में रोडियम NH3 HCN+2 सेम कॉम्प्लेक्स है। अंतर कहाँ है कि सर आगे पीछे तो हुआ है, लेकिन इसका पूरा जो है रसायन चेंज होता है, पूरी केमिस्ट्री इसकी चेंज हो जाती है। यहाँ पर नाइट्रोजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कंपेयर टू सल्फर, और यहाँ पर जो रोडियम है इसकी हमें नेचर पता होनी चाहिए। ये आपका हार्ड नेचर का है, और जो आपका नाइट्रोजन है ये भी हार्ड नेचर का है। तो हार्ड अंतःक्रिया के द्वारा बनने वाला जो प्रोडक्ट है आपका वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। लेकिन यहाँ पर रोडियम हम जानते तो हार्ड नेचर का है ही, लेकिन यहाँ पर सल्फर किसका है? सॉफ्ट नेचर का। तो HSAB कॉन्सेप्ट कहता है कि हार्ड एंड सॉफ्ट अंतःक्रिया से बनने वाले जो संकुल हैं वो कम स्थायी होते हैं या अस्थायी होते हैं। तो से हम या तो लेस स्टेबल कह सकते हैं या अस्थायी कह सकते हैं। इसके बाद जो आपका अगला एप्लीकेशन है हेलो अम्लों के सामर्थ्य की व्याख्या, वो हम इससे अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।